हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करेंगे विद इन 1 आवर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काफी बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर तक का बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। मैं इसको भगाऊंगा नहीं, डिटेल में धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लास सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा डिसिप्लिन तरीके से सीरियसली आप लोगों से चाहिए। बीच में वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। आपका चैप्टर क्लास आज 1 घंटे में खत्म करा दूंगे, नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग का वन शॉट। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला प्लानिंग, आपने प्लान बनाया, रोड मैप सेट किया, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज किया, फिर एम्प्लॉयज की भर्ती की। एक्चुअली में काम यहां से शुरू होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन इनिशिएट रियल वर्क। सो डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को बताता है यहाँ पे कि क्या करना है, कैसे करना है, और साथ में देखना है कि एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज तो आपने स्टाफिंग के अंदर भर्ती कर लिया, लेकिन उनको दिशा देने का काम, उनको कैसे काम करना है, डायरेक्ट करने का काम कौन से फंक्शन का है? डायरेक्टिंग फंक्शन का। सो डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें तो डायरेक्टिंग के कई सारे फीचर्स हैं जो आपको एक एक करके ध्यान रखना है। सबसे पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। अगर आप देखो यहां पे, तो सबसे पहला फीचर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज एक्चुअल वर्क स्टार्ट बाय द गिविंग डायरेक्शन, मैनेजर गेट वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे एक्चुअल वर्क की शुरुआत होती है, काम इनिशिएट होता है। दूसरा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। डायरेक्टिंग क्लास नेवर एंडिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंटिन्यूअसली आपको एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, उनको मोटिवेशन देना पड़ता है। फिर एक काम पूरा होता है, नया काम आ जाता है, फिर उस काम को पूरा करने के लिए फिर आपको डायरेक्शन देना है, फिर आपको मोटिवेशन देना है, क्लास उनको गाइड करना है। अगला है डायरेक्टिंग इज परवेसिव। मैनेजमेंट की तरह, मैनेजमेंट के फंक्शन की तरह डायरेक्टिंग भी क्या है क्लास? परवेसिव है, यूनिवर्सल फेनोमेना है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी को डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और आपका क्लास जो वर्कर ग्रुप है, हर किसी को डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह मैं भी आपको डायरेक्ट करता हूं, आप भी अपने छोटे भाई बहनों को दिशा दिखाते होगे, काम कैसे करना है वो समझाते होगे। हर जगह डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां काम होता है। जो काम अगर होगा तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में डायरेक्टिंग हेल्प करता है। अगला है डायरेक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट मतलब इट इन्वॉल्व स्टडी एंड मोल्डिंग द ह्यूमन बिहेवियर, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। देखो, कोई भी इंसान ना काम करते करते वो क्लास थोड़ा थक जाता है, वो काम अच्छे से नहीं करता, उसको वो लाइटली ले लेता है। लेकिन जब आप उनको मोटिवेट करोगे ना काम को करने के लिए, जैसे आप पढ़ाई करते करते बिल्कुल डल हो जाते हो, फिर काम पढ़ाई करते नहीं, छोड़ देते हो, फिर आपको अचानक से कोई मोटिवेशन आता है, या तो मोटिवेशन डर भी हो सकता है क्लास, या तो मोटिवेशन कोई रिवॉर्ड भी हो सकता है, या तो कोई आपका पेपर आने वाला है, तो आप मोटिवेट हो जाते हो, फिर वहां पे आपका मन भी लगता है और पढ़ाई भी अच्छे से करते हो। तो डायरेक्टिंग भी एम्प्लॉयज को मोटिवेशन करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है। और आमतौर पर नीचे वाला ऊपर वाले को डायरेक्ट नहीं करता, ऊपर वाला नीचे वाले को डायरेक्ट करता है। इसे डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग जो है, तुम्हारा ऊपर वाला जो मैनेजर होगा वो तुमको दिशा बताएगा, वो तुमको काम करना सिखाएगा, तुम उसको नहीं सिखाओगे, राइट? तो टॉप टू बॉटम आता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब क्या बताया था क्लास? बेनिफिट्स। डायरेक्टिंग करने के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहला फायदा है हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। देखो कोई भी एम्प्लॉय ना काम तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं दोगे। तो डायरेक्टिंग मदद करता है काम को शुरू करने में। द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्क ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है, और उसके नीचे जो काम कर रहे हो लाइक आप, तो आप सबऑर्डिनेट हो, ठीक है? तो जब तक सुपीरियर डायरेक्शन नहीं देगा काम चालू नहीं होगा। डायरेक्टिंग फंक्शन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन में एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दिया जाता है। तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को काम को शुरू करने में। अगला है
ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, वो अलग अलग दिशा के अंदर भाग रहे होते हैं, अलग अलग एरिया में भाग रहे होते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है उन सबके एफर्ट्स को एक जगह पुश करने में, ताकि बेनिफिट मिले। जैसे सूरज की जो किरणें आती हैं, सनलाइट आती है, वो अलग अलग जगह पे फैली होती है, तो क्लास कोई आग तो नहीं लगती। लेकिन क्लास अगर आप लेंस लगा दो और रोशनी को इकट्ठा कर लो और एक पॉइंट पे डालो, तो वहां पे क्लास आग लग जाती है। आपने पेपर में जरूर बचपन में आग लगाया होगा इस प्रोसेस के थ्रू, लेंस के थ्रू, राइट? So in organization, the number of employees are working at different level and in different job position. They may have different level of authority. उनके पास power, responsibility अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके सब एक ही organization का हिस्सा है। उनको ये feel कौन कराता है? Directing. So all are interrelated to each other. So directing function help to integrate their effort कि भी तो हम सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड हमारा है, लेकिन हम सबका गोल एक ही है, और वो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो डायरेक्टिंग सबके एफर्ट्स को एक कॉमन जगह लेके जाता है, इंटीग्रेट यानी जोड़ता है सबके एफर्ट्स को। डायरेक्टिंग के अंदर सिर्फ दिशा देना और ऑर्डर पास करना नहीं होता, डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी किया जाता है। डायरेक्टिंग के एलिमेंट की बात करोगे ना आगे चल के, तो उसके अंदर मोटिवेशन भी है, लीडरशिप भी है, सुपरविजन भी है, कम्युनिकेशन भी है। तो डायरेक्टिंग के अंदर ही क्लास मोटिवेशन भी आता है। डायरेक्टिंग फंक्शन डजंट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली, but through directions and instructions the superior try to motivate employee to perform their best ability. superior try करता है क्लास ताकि employee जो अपनी best ability से perform करे। next है helps to adopt changes. कोई भी चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो एम्प्लॉयज हेजिटेट करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, यार ये चेंजेस आ गया, इस चेंजेस को तो मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्टिंग में अगर अगर सुपीरियर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, उनको चेंजेस के बारे में समझाए, तो क्लास शायद वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। जनरली द एम्प्लॉय हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन चेंजेस कैन बी इंप्लीमेंटेड मोर इजीली, एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर गाइड सबऑर्डिनेट्स दैट द चेंजेस। तो सुपीरियर क्लास उस चेंजेस के बारे में गाइड करता है, समझाता है, तो क्लास वो आराम से उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन डायरेक्टिंग ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस क्रिएट करता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड, एंड डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राई टू मेक द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी के अंदर अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो अलग अलग एटीट्यूड उनके अंदर फॉर्म हो जाता है कि मैं टॉप लेवल का हूं तो मेरा अलग एटीट्यूड है। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है? उस एटीट्यूड को खत्म करता है और स्टेबिलिटी लेके आता है। डायरेक्टिंग फंक्शन समझाता है एम्प्लॉयज को, एटीट्यूड को खत्म करता है और स्टेबिलिटी लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। और डायरेक्टिंग फंक्शन एम्प्लॉय को समझाता भी है कि भाई हर एक एम्प्लॉय जो है वो जरूरी है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर कोई जरूरी है, और सबके कंट्रीब्यूशन से ही कंपनी का जो गोल है वो अचीव होगा। डायरेक्टिंग क्या करता है? स्टेबिलिटी लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें डायरेक्टिंग की क्लास इन एलिमेंट्स को पढ़ना है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला सुपरविजन, फिर है मोटिवेशन, फिर है कम्युनिकेशन, फिर है लीडरशिप। आप सबको मैंने स्टाफिंग के एलिमेंट बताए थे, एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसको रियली याद है। स्टाफिंग के मैंने जितने भी एलिमेंट्स बताए थे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ जिन जिन बच्चों को स्टाफिंग के एलिमेंट्स याद है। एक बार बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को अभी यहाँ पढ़ाया हुआ याद है। तब डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, और इन चारों से क्लास क्वेश्चन बन सकता है। 4 में से कम 2 से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा, तो अच्छे से क्लास समझ के चलना। पहले हम एक एक करके आते हैं सुपरविजन पे। देखो नाम से ही पता चल रहा हो, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सारे के सारे एम्प्लॉयज पे सुपर और विजन। सुपर मतलब सारे एम्प्लॉयज को नजर रखो, सारे एम्प्लॉयज को ऊपर से, विजन मतलब देखना, सारे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सारी चीजों को देखना, उनकी गलतियों को पकड़ना, सुधारना, ताकि आगे वो रिपीट ना हो। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। और सुपरविजन करता कौन है? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर कौन से लेवल का मैनेजमेंट होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। लेकिन सुपरविजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा सुपरविजन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सुपरवाइजर के फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये सीयूईटी में जरूर है, तो जब सीयूईटी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी क्लास ये नहीं है, हमारे 12th का पार्ट तो नहीं है। अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? देख के समझ आ रहा होगा, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। मैं मोटिवेशन वो कहता
मतलब मोटिवेशन क्या है कि हाँ आप कर सकते हो, आपके अंदर एक आग लग जाती है, आपको स्टिमुलेट हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो। जब आप जिम जाते हो, आप क्लास किसी को देख के मोटिवेट हो जाते हो, यार इसकी बॉडी कैसी है, मुझे बॉडी बनानी है। आप 2-4 पुशअप फालतू मारते हो, 10-5 पुलअप फालतू मारते हो, कुछ वेट एक्स्ट्रा उठाते हो ना, जब आपको मोटिवेशन आता है, अंदर से आग लगती है, यस आई कैन डू इट, राइट, वो मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग, एक तरह से इंड्यूस, झिझोड़ देना, भड़का देना एम्प्लॉयज को, टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट एबिलिटी से तभी परफॉर्म करेगा जब वो मोटिवेटेड रहेगा। क्लास, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म which means it cannot be forced on employee। जबरदस्ती नहीं कह सकते भाई तू मोटिवेट हो जा, तू मोटिवेट हो जा, जबरदस्ती नहीं कह सकते, अंदर से आता है। इट इज एन इंटरनल फीलिंग, ये इनसाइड आता है, कंपनी के सॉरी इंसान के अंदर से आता है कि हाँ यार मैं इस काम को करूंगा, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। आपके पेरेंट्स अगर आपको बोले कि क्लास 12th में अच्छे नंबर लेके आओ, तुम्हें एक अच्छी सी कार गिफ्ट करेंगे, तो शायद तुम्हारे पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, तुम और ज्यादा मेहनत करोगे, अच्छे से और ज्यादा पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव मोटिवेशन कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए 12th के बाद, है ना, तो मैं भाई मेहनत करूंगा अच्छे से। लेकिन घर वाले ये भी कह सकते हैं कि तुझे घर से निकाल दूंगा अगर तूने 12th में अच्छे नंबर नहीं लेके आए, तो भी शायद तुम मोटिवेट हो जाओगे, भाई मेरे पापा मुझे गाँव भेज देंगे, मेरे पापा घर से निकाल देंगे। फिर कुछ लड़कियां होती तो उनके पेरेंट्स से भी कहते भाई तुम्हारी शादी करा देंगे अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। तो उनको लगता नहीं यार मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है अच्छे से, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये थ्रेट नहीं चाहिए, तो आप फिर भी मेहनत करते हो। तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है, उसको नेगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोटिवेशन के फीचर्स की बात करें। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला आप मतलब से ही समझा करो ना कि यार मोटिवेशन होता क्या है। यार मोटिवेशन मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या किसी को आप देख के इंस्पायर हो जाते हो। कई बार ना मोटिवेशन के लिए कुछ वर्ड्स नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ बोले नहीं, आप कई बार बोलते हो ना सर मोटिवेशन दे दो, एक वीडियो बना दो, तो यार वो शॉर्ट टर्म होता है, वो शायद आप 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन आप भूल जाओगे। लेकिन जब आप किसी को देखते हो, इंस्पायर हो, यार मुझे भी ऐसा बनना है, यार मुझे भी लाइफ में इतनी मेहनत करनी है। जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया था लास्ट टाइम, अभी चेस में आपने देखा कैसे इंडिया ने गेम पलटा चेस के अंदर, ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे ओलंपिक्स गेम हो, चाहे यूपीएससी के जब क्लास एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, टॉपर बच्चे निकलते हैं, तो आपको उनको देख के लगता होगा यार मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा। तो वो इंस्पायर हो, आप किसी को देखते हो और इंस्पायर हो जाते हो, और वो आप जितना लंबे समय तक दिमाग में रखोगे, वो क्लास आपको हेल्प करेगा गोल अचीव करने के लिए। आपका माइंड यहाँ वहां नहीं भागेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन के फीचर्स की बात करें तो मोटिवेशन क्यों होता है? किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिवेशन ऑब्वियसली एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है। मोटिवेट कोई बाहर से आपको लगता है कि सुनील सर ने हमें मोटिवेट कर दिया बाहर से, या हमारे दूसरे टीचर ने, या किसी ऑथर ने, लेकिन नहीं, वो अंदर से आता है, आपको अंदर से फीलिंग आएगा, वो इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मैंने बताया घर से निकाल दिया जाएगा आपको, तो एक नेगेटिव मोटिवेशन है, तब भी आप मेहनत करोगे। और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ प्रोसेस है, यानी मोटिवेट करना किसी को इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी को झिझोड़ देना अंदर से कि वो अच्छे से काम करे, दिस इज नॉट ईजी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपने मोटिवेशन, जैसे 10th के एग्जाम पास करने के लिए मोटिवेशन चाहिए था, आप एग्जाम पास कर गए। फिर 12th के एग्जाम पास करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आप वो पास कर जाओगे। फिर उसके बाद आपका सीयूईटी के एग्जाम पास करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टरी, उसके बाद फिर कंपनी में जॉब लगना, प्रमोशन, जिंदगी भर चलता रहता है, कभी भी क्लास खत्म नहीं होता। और मोटिवेशन क्लास दिया जाता है एम्प्लॉयज की नीड के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयज की जो नीड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशन दिया जाता है। अगर आपको गाड़ियों का शौक है, आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे, है ना, अगर उनको गाड़ियों का शौक है, आप उनको बोलो भाई तुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी, अगर उनके पेरेंट्स बोले, ठीक है, इफ दे कैन अफोर्ड, कि तेरे को ये वाली गाड़ी मिलेगी अगर तू 12th में इतने % लेके आता है, तो डेफिनेटली वो मेहनत करेगा। लेकिन जिसको गाड़ियों का शौक ही नहीं है, आप उसे गाड़ियों के लिए मोटिवेशन दोगे, उसे नहीं मिलेगा। जिसको घूमने फिरने का शौक ही नहीं है, आप बोलोगे 12th पास आउट, अगर 12th अच्छे नंबर से पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, पेरिस, तो क्या वो मोटिवेट होगा? उसे घूमने का शौक ही नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन जिसको घूमने का शौक है वो क्लास मोटिवेट होगा। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज की नीड पे। तो एम्प्लॉय की अलग अलग नीड होती है, और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करोगे तो वो क्लास ज्यादा अच्छे से काम करेगा, राइट। अब मैस्लो ने एक नीड हियरार्की थ्योरी दी, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने ना क्लास एक नीड हियरार्की थ्योरी दी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए ना बहुत अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हमें सिलेबस में पढ़ना है, इसको बोलते हैं नीड हियरार्की थ्योरी। नीड होती क्या है?
need or desire is very important element in motivation because the employee get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled completely then it is not possible to motivate the employee. जिसके पास सब कुछ है उसे आप मोटिवेट नहीं कर सकते। मेरी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं तो भैया मुझे अब कोई मोटिवेट नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ तो है मेरे पास। आपने देखो बिहार में सबसे ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो क्लियर करते हैं, आईएएस आईपीएस बिहार में सबसे ज्यादा बन जाते हैं। क्यों? उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने तंगी देखी है, उनको लगता है यार मेहनत करेंगे तो शायद हम चीजों को पलट देंगे। उन्होंने देखा है मुसीबत, उन्होंने बहुत कंगाली देखी है, तो यार वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जिसके पास सब कुछ है ना, वो यार क्या ही पढ़ लिखे करूंगा, 50-60 हजार 1 लाख 2 लाख की नौकरी करूंगा, मेरे पापा करोड़ों कमाते हैं, बिजनेसमैन है और मेरे पास बहुत सारा रेंटल इनकम है या बहुत सारा संपत्ति मेरे पास है, उसको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने प्रॉब्लम्स देखी है ना, जिसकी नीड है कोई ना कोई, यार मुझे चीज पाना है, तो उसको पाने के लिए आप मोटिवेशन जो है दे सकते हैं। पुरानी मूवीज में देखा होगा, हीरो को जो है, जो हीरोइन है उसको किडनैप कर लिया जाता है, या फिर हीरो की जो माँ होती है उसको किडनैप कर लिया जाता है, बहन को किडनैप कर लिया जाता है और उससे गलत काम करवाया जाता है कि तू ड्रग्स दे क्या या तू मर्डर कर दे, क्योंकि उनकी नीड पता है कि उनकी नीड इनकी सिक्योरिटी, इनको पकड़ लो ये काम करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरीके से तो मोटिवेशन, वो उनको खुद को मार दो ना तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो किसी की केयर करते हैं तो उनको अगर कुछ दिक्कत होगी, तो जैसे पुष्पा में भी आपने देखा होगा कि भाई उसकी जो भतीजी है उसको उठा लेते हैं तो वो फिर काम करता है, वो अकेले जाता भी है, मार भी खाता है, फिर मारता भी है, रपा रप, है ना, वो देखा होगा आपने। चलो, तो सो नीड और डिजायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैस्लो की जो थ्योरी है वो कहते हैं भाई नीड देखो एम्प्लॉय की और नीड को लाइन बाय लाइन पूरी करो, ये बात बहुत जरूरी है। मैस्लो ने क्लास अपने नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर ये कहा था, एक अजम्पशन कहा था कि सबसे पहली बात अजम्पशन तो यही था कि नीड को देख के मोटिवेशन देना है और नीड की हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप नीड को पूरी करो। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा था, नीड की हायरार्की है, तीसरी चीज की सारी नीड को पूरी मत करो। अगर तुमने सारी नीड पूरी कर दी तो भैया कुछ अधूरे ख्वाहिश भी जिंदगी जीने का मजा देती है। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कोई शायरी में। सारी नीड पूरी कर दोगे तो एम्प्लॉय से फिर काम भूल जाओ, फिर तो भैया रिटायर कर दो, फिर वो काम नहीं करेगा। सो मैस्लो के अकॉर्डिंग क्लास ये 5 नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन पांचों नीड को क्लास आपने क्या करना है? लाइन बाय लाइन पूरी करनी है। कोई भी कंपनी में सबसे पहले आता है, उसकी पहली जो नीड होती है जो आप पूरी करो काम करवाने के लिए, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन व्यापन करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए, जब इंसान तभी सर्वाइव करेगा। दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दीज आर फूड, शेल्टर, रहने की जगह, क्लॉथिंग। फिजियोलॉजिकल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव। अब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ इंसेंटिव देने पड़ते हैं। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। आप इंसेंटिव पैसों से भी दे सकते हो और क्लास बिना पैसों से भी। अगर आपके स्कूल में आपके प्रेयर टाइम पे, असेंबली के टाइम पे आपको बुलाया जाए और आपको बोला जाए कि ये स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, आप सारे बच्चों को इनसे सीखना चाहिए, सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग करो, तो अच्छा फील होगा ना आपको। पर एक फुटी कौड़ी नहीं दी आपको इस सिचुएशन में, या फिर कोई मेडल दे दिया, या फिर कोई क्लास आपको शर्ट दे दी, या फिर कोई औहदा दे दिया कि यार आपकी फोटो लगवा दी स्कूल के बाहर, तो ये सारी चीजें क्लास होती है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। यानी आपको मोटिवेट तो किया गया, आप और पढ़ाई करोगे अच्छे से और मेहनत करोगे, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं पैसों में। दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। लेकिन वहीं पे क्लास अगर आपको 10,000 20,000 50,000 का अवार्ड देते, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव, की 12th में ये बच्चा अगर अच्छे नंबर लेके आएगा हम 50,000 का अवार्ड देंगे। अच्छा आप सच बताना, मुझे कमेंट बताना, अगर आपके स्कूल वाले ये बोल दे कि जो 12th में अच्छे नंबर लेके आएगा, जो फर्स्ट आएगा, उसे हम 10 लाख रुपए का अवार्ड देंगे, तो आप मुझे बताओ, जो तुम्हारे क्लास में कुछ लड़की कुछ लड़के होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते होंगे आमतौर पे, उन तीनों के बीच सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा या नहीं होगा? वो और मेहनत करेंगे, है ना, वो और मेहनत करेंगे, यार नहीं मुझे फर्स्ट आना। भले वो तीनों दोस्त होंगे आपस में कि नहीं यार तू भी आ जाना, चलेगा तू भी आ, सके सबके मन में क्या रहेगा कि नहीं फर्स्ट मैं ही आऊँ, इस अवार्ड को मैं ही जीतूं। वो बंदा दिन रात मेहनत करेगा वो, या फिर करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आग, ये मोटिवेशन है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। या फिर आप बोले कि न्यूज़पेपर में आएगा, आपको जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके थ्रू आपको अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तो भी आप मेहनत करोगे। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड है
वो सेटिस्फाई पैसों से होगा। अब कोई भूखा है, घर का किराया नहीं दे पा रहा है, खाना पीना राशन पानी नहीं है घर में उसको, और तुम उसके लिए तालियां बजवा रहे हो, तो क्या होगा? बोलेगा भैया मेरे लिए ताली मत बजाओ, मेरे को रिवॉर्ड मत दो, मुझे पैसे दो, मैं कुछ रोटी कपड़ा मकान अफोर्ड कर सकूं। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरा है, जब रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्लास वो क्या करेगा? सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करेगा। सेफ्टी का मतलब क्या है कि आज तो मेरा ठीक है, मेरा भविष्य सिक्योर है कि नहीं, मैं जहां काम कर रहा हूं वहां पे कोई मेरे को खतरा तो नहीं है, वहां कोई मेरा मर्डर तो नहीं कर देगा, कोई गैस लीक तो नहीं हो जाएगा कंपनी में, कोई मशीन से तो कुछ नहीं होगा, और मेरा आज तो रोटी कपड़ा मकान का नीड पूरा हो रहा है, कल कल को भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, कंपनी मुझे निकाल दे तो फिर मेरा क्या होगा? दिस आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। और आमतौर पे एम्प्लॉय को जो परमानेंट कर दिया जाता है तो उनकी ये वाली नीड पूरी हो जाती है। Once the present day physiological needs are fulfilled, then the people start thinking about their future. They want to secure their future by making sure that in future also they continue to satisfy their physiological need. कि आज तो physiological need पूरी हो रही है, फ्यूचर में भी ये physiological need रोटी कपड़ा मकान पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वो फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इनकम, पेंशन प्लान, है ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। देखिए क्लास, कंपनी एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करती है इस नीड से। फिर जब ये नीड पूरी हो जाती है एम्प्लॉय की, तीसरी नीड, इच्छाएं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं होती हैं। तीसरी नीड क्लास सोशल नीड और बिलोंगिंगनेस नीड। ठीक है, अब इसके अंदर एम्प्लॉय बात करता है क्लास, दिस मीन्स नीड ऑफ लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। एक ग्रुप बनाना चाहता है, एक सोशल लोगों से जुड़ना चाहता है धीरे धीरे ना, पैसों की अहमियत धीरे धीरे कम, और फ्रेंडली रिलेशनशिप, है ना, सोशल नेटवर्क वो बनाता है। सोशल नीड, द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क बनाता है, टीम ना दोस्त बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है ना, वो सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दिस एम्प्लॉयज कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप, तो एम्प्लॉयज क्लास एक दूसरे से सोशली कनेक्ट हो जाते हैं। दिस नीड ऑल्सो कॉल्ड सोशल नीड और बिलोंगिंगनेस नीड। फिर चौथे में पैसे की पूरी हो गई क्लास जरूरत, अब बात करेगा इज्जत। अपन को चाहिए क्या? फुल इज्जत। सो दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, then people start demanding respect for themselves in a group. It can be satisfied through non monetary incentive। और respect किससे मिलता है? non monetary incentive से। ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्टीम नीड, जहां पे इंसान क्लास रेस्पेक्ट ढूंढता है, कोई डेजिग्नेशन मिले, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, या फिर किसी एम्प्लॉय को आपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना दिया, तो एक तरीके से वो कौन सी नीड पूरी होगी? उसकी स्टीम नीड और रेस्पेक्ट वाली नीड। लास्ट, जो इंसान बनना चाहता है वो एक बार बन गया, दिस नीड इज कॉल्ड सेल्फ actualization need. This need refers to realizing or reaching to the aim of your life. Once the employee become what he want to become, it means satisfaction of his actualization need. Example, when a soldier face bravely the bullet of enemy, he seems to realize the self actualization need. अगर हम भारतीय सैनिक क्लास जो है वो गोली खाता है सीने पे, तो लगता है कि मैं शहीद हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी आखिरी नीड, इंसान जो लाइफ में बनना चाहता है वो बन जाता है ना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हाँ यार जो मुझे बनना चाहता वो बन गया, और ये नीड आपने पूरी कर दी, फिर एम्प्लॉय आगे काम नहीं करेगा। सो दिस नीड इज कॉल्ड क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया, मैस्लो की 5 की 5 नीड्स। अब आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी तक। अगला, तो नीड हायरार्की थ्योरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से करके जाना इसको। ठीक है, चलो अगला आते हैं क्लास इंसेंटिव। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फाइनेंशियल इंसेंटिव को मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं। इंसेंटिव विच आर मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, एंड पेड टू द एम्प्लॉय, दीज आर कॉल्ड क्लास मॉनेटरी इंसेंटिव, और दीज आर मोर पावरफुल फॉर लोअर एम्प्लॉय। देखो जो गरीब लोग होते हैं या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए ना पैसा ज्यादा पावरफुल रहता है। जैसे अगर मैं किसी गरीब इंसान से बोलूं कि या फिर कोई ऐसा गरीब इंसान, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आप लोग स्कूल के बच्चे हो ना, इसलिए मैं वो एग्जांपल ज़्यादा लेता हूँ जो रियल लाइफ का हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई तू 12th अच्छे नंबर से पास हो जाएगा तो तुझे जो है वो 10 लाख रुपए स्कूल रिवॉर्ड देगी, तो 10 लाख रुपए में तुम गाड़ी भी खरीद सकते हो, है ना, 10 लाख रुपए से तुम कितने मजे ले सकते हो, है ना, नए नए कोर्सेज कर सकते हो, घूम फिर सकते हो देश विदेश। तो जो थोड़ा सा गरीब होगा ना, उसको वो ज़्यादा लुभावना, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन जो रिच क्लास का बंदा है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो कहता है यार मेरे पापा तो मुझे घुमाने फिराने विदेश तो ले जाते हैं, गाड़ी तो मेरे को दे रखी है, ड्राइवर भी दे रखा है, तो वो नहीं, तो उसको बोलता है भाई रेस्पेक्ट,
कि तेरे को जो है अवार्ड दिया जाएगा क्लास पूरे स्टेट के सामने या फिर कोई असेंबली के सामने अवार्ड, तो शायद वो उससे ज़्यादा मोटिवेट होगा, राइट। सो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इंपैक्ट डालता है लोअर लेवल के एम्प्लॉयज पे। अब वो कौन कौन से इंसेंटिव है फाइनेंशियल, तो सबसे पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी। आपको पता है हर साल महंगाई बढ़ती है, तो रेगुलर सैलरी में जो इंक्रीमेंट आता है ना, उस इंक्रीमेंट को बोलते हैं क्लास मॉनेटरी इंसेंटिव, पे एंड अलाउंसेस। इसके अंदर क्लास एक अलाउंस होता है, इसका नाम है डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो ये किसका पार्ट होता है? पे एंड अलाउंसेस का। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी कहती है कि इस लेवल तक प्रॉफिट हम कमाएंगे, उससे ऊपर जितना भी होगा हम आपको शेयर कर देंगे। लाइक कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट हम कमाएंगे, 100 करोड़ से ऊपर जितना भी कमाएंगे ना वो सब एम्प्लॉय को बांट देंगे। तो कंपनी ने मान लो अब एम्प्लॉय मेहनत करते हैं और मेहनत करके 90 करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं, तो सारा का सारा कंपनी का। लेकिन एम्प्लॉय और मेहनत करते हैं और 110 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाती है, तो कंपनी कहती है 100 करोड़ हम रखेंगे और 10 करोड़ हम एम्प्लॉयज को बांट देंगे। तो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे ताकि कंपनी 100 करोड़ से ऊपर ही कमाए, ताकि जितना भी एक्सेस हो वो एम्प्लॉयज के अंदर बढ़ जाएगा। अगला है बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट बोलते हैं इसको। वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट जनरली दिवाली के दिन, एनुअल डे के दिन कंपनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि आपने साल भर अच्छे से काम किया और हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, एक कैश प्राइज दे रहे हैं या फिर एक बोनस दे रहे हैं जो आप आगे भी ऐसी मेहनत करो उसके लिए। दिस इज कॉल्ड वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बोनस, ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से आप परफॉर्म कर सको। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केस स्टडी में आता है स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स को एम्प्लॉयज को बहुत सस्ते रेट पे दे देती है ताकि एम्प्लॉयज भी शेयर होल्डर बन जाए और उनको मालिक वाली फीलिंग आए, और एम्प्लॉयज शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए और अच्छे से मेहनत करेगा ताकि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े। लाइक मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास कंपनी के 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 20,000 शेयर है, एक शेयर मान लो 10 रुपए का है या 100 रुपए का है, तो मेरे पास 20 लाख रुपए की एसेट है। तो मैं चाहूंगा कंपनी और मेहनत करे, कंपनी का शेयर जो है वो अगर 100 रुपए का है तो कल को 500 रुपए का हो, ताकि मेरी जो 20 लाख की एसेट है वो बढ़कर क्लास 1 करोड़ की एसेट बन जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली कंपनी क्या करती है, अपने स्टॉक्स को एम्प्लॉयज को सस्ते रेट पे दे देती है ताकि एम्प्लॉय मेहनत करे उस स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने के लिए, ताकि क्लास उनके जो पास शेयर्स है उनके प्राइस भी बढ़े। दिस इज कॉल्ड को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ध्यान रखना यहाँ पे ये कीवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉय। क्लास यही वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को एक मालिक वाली फीलिंग दिलाता है। इससे पहले पढ़ा था हमने प्रॉफिट शेयरिंग वाला पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे करती है जो है कंपनी, उससे मालिक वाली फीलिंग नहीं आती। भाई प्रॉफिट का कोई हिस्सा अगर आपको दिया जा रहा है दैट डजंट मीन कि आप मालिक हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी के शेयर्स ही दे दिए जा रहे हैं आपको, तो मतलब क्लास जो भी शेयर होल्डर्स होता है वो कंपनी का मालिक ही होता है। अगला कमीशन सेल्स वालों को मिलता है, जो आप सेल्स करोगे, सेल्स की वॉल्यूम बढ़ेगी तो कमीशन भी आपको बढ़ेगा। Productivity linked with wage incentive, more wages offered for more productivity. It encourage employees to produce more for earning higher wages. ध्यान से सुनना बेटा और बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो क्लास। आज 1 घंटे में पूरा खत्म करेंगे। ब्रेक लेना हो तो पानी वानी पी लेना, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना, ओनली एक ब्रेक इन 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, पूरी की पूरी क्लास वीडियो आज खत्म करनी है, चैप्टर आज खत्म करना है पूरा। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, हायर प्रोडक्शन मोर वेजेस। जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन ज्यादा करेगा उनको हायर रेट से वेजेस मिलेगा। लाइक अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो हर हर यूनिट 3 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप 150 यूनिट बनाते हो तो 100 रुपए का तो 3 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जो 50 आपने फालतू बनाया उसका 5 के हिसाब से मिलेगा। तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 100 वाले का एक दिन में 300 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 150 बनाया है तो 50 इंटू 5 250, 550। सोचो अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूँ तो मेरे को 300 रुपए मिलेगा एक दिन का दिहाड़ी, लेकिन अगर मैं 150 यूनिट बनाता हूँ तो मेरे को 550 रुपए मिलते हैं एक दिन में, लगभग डबल। तो जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको क्लास उतने हायर रेट से वेजेस मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज इंसेंटिव। तो इंसान कभी भी चाहेगा नहीं 100 बनाऊं, तो 100 बनाऊं 3 के हिसाब से मिलेगा, तो सोचेगा कि मैं 150 बनाता हूं, ये 200 बनाता हूं, ताकि मुझे जो भी एक्स्ट्रा 100 से ऊपर जितना बना रहे हो ना उसका मल्टीप्लाई क्लास 5 से हो, 6 से हो, हायर रेट से हो, ठीक है। चलो ये हो गया आपको प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव।
अगला रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप रिटायर होते हो तो क्लास आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाइक ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है जो आपके हर सैलरी में से कटा था, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, दीज आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगला है परक्विजिट्स, इसको बोलते हैं क्लास परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होता है? दीज आर सम स्पेशल बेनिफिट्स, कार अलाउंसेस, घर, बच्चों की पढ़ाई, है ना, लीव ट्रैवल, यानी कि आपकी जो छुट्टी होगी ना, उन छुट्टियों को जोड़ के आपको विदेश भेजेंगे या देश के अंदर कहीं भेजेंगे, या कुछ छुट्टियां दे देंगे आपको, जाओ घूम फिर के आओ एम्प्लॉय, ताकि माइंड फ्रेश रहे आपका। आपका मेडिकल अलाउंसेस दिया जाएगा आपको। सो ये सबसे भी क्लास एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। सो दीज आर कॉल्ड परक्विजिट्स, दीज आर ऑल मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अगला है नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। These incentive cannot be calculated or measured in terms of money, but provide psychological or emotional satisfaction to the employees. These are more required at top level. जो top level के मैनेजर होते हैं ना, उनको पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मोटिवेट होंगे जब क्लास उनका नाम होगा, रुतबा होगा, ठीक है, उससे। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे एग्जाम्पल दिया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो उसको लगेगा यार मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हूँ, मैं नंबर 1 पे हूँ, तो उसकी ज्यादा इनको चाहत रहती है। कॉमन टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल, पहला स्टेटस, इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और हायर रैंक। कंपनी में जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सकता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पैसा नहीं दिया, स्टेटस, रुतबा बना दिया, यहाँ पे उनको पावर दे दी ज्यादा, है ना, कि भी तुम्हारे पास ये पावर है, तो वो अपने आप ही ऊपर चले गए, मोटिवेट हो गए। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको मौका दिया जा रहा है कि आपको प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन कर नहीं रहे। मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल ऑफ जॉब। इट इंप्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, इससे क्लास जो एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि करियर को एडवांस करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपको मौका मिलेगा। अगर आप कंपनी में अच्छे से काम करोगे ना, तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आगे प्रमोशन का मौका दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली काम अच्छा करोगे, आपको पता है कल को प्रमोशन हो सकता है, पर प्रमोशन हुआ नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा केस स्टडी यहां से बनती है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एक स्पेशल रिगार्ड, एक स्पेशल रेस्पेक्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, ताकि उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए। व्हेन एम्प्लॉयज आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस, दे फील मोटिवेटेड, व्हिच इन्फ्लुएंस अदर एम्प्लॉय आल्सो। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको एक स्पेशल रेस्पेक्ट, एक स्पेशल रिगार्ड दिया जा रहा है, ताकि आपको देख के और लोग मोटिवेशन मिले, और आपको तो मिले ही मिले। जैसे क्या करोगे आप? कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एम्प्लॉयज फॉर गुड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज को कॉन्ग्रेचुलेट करो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। इंस्टॉलिंग अवार्ड, अवार्ड सर्टिफिकेट दो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। रिवॉर्ड करो एम्प्लॉयज को उनके वैल्यूएबल सजेशन के लिए। डिस्प्ले करो क्लास नोटिस बोर्ड पे उनका नाम, टी शर्ट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करो। सो दीज ऑल आर क्लास काइंड ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जहां पे पैसे नहीं दिए जा रहे, उसकी वैल्यू है। अब आप बोलोगे टी शर्ट तो पैसे की आती है, प्लस पर क्लास वो पैसों की जरूर आती है, बट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, वो कोई पैसा नहीं है। वो टी शर्ट कोई पैसा शो नहीं करता। लाइक ट्रॉफीज है, ट्रॉफी तो आप मार्केट से खरीद के भी लेके आ सकते हो, जो ट्रॉफीज मिलती हैं, अवार्ड मिलता है, वो मार्केट से भी खरीद के लेके आ सकते हो, पर क्या उसकी वो वैल्यू होगी, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं, राइट? जो असली का मिलता है, तो वो पैसों की बात नहीं है, वो एक इनर एक तरीके से पीस है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, आपको बोला जाए कि भैया आपकी जॉब नहीं जाने वाली, आप परमानेंट हो, हाँ, बट इसका एक्सेप्शन जरूर है। अगर आपको लगता है सरकारी नौकरी में इसके एक्सेप्शन है, उनको पता है जॉब नहीं जाने वाली, तो काम नहीं करते कुछ सरकारी एम्प्लॉयज जो होते हैं, सब नहीं, बट हाँ काफी लोग ऐसे होते हैं। अगला है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है कंपनी के अंदर, तो आप एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ढूंढ रहे हो कि यार नहीं, एम्प्लॉय से बुला के पूछ लेते हैं एक बार कि यार हम ये काम करने वाले हैं, तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हो, क्या आप इस काम को करोगे, हमारे साथ मदद करोगे? तो एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होगा उस काम को करने के लिए। सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वन मोटिवेशन, बट ये इसमें पैसा नहीं दिया रहा, तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का अच्छा जो रिलेशनशिप है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि इट रेफर्स टू अ हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। अ पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वेयर एज अ नेगेटिव अप्रोच, कुछ ऐसे होते हैं ना एम्प्लॉयर, कुछ ऐसे मालिक होते हैं जो अच्छा बिहेव नहीं करते उनके साथ, एम्प्लॉय के साथ, उनको सोचते हैं, तुच्छ समझते हैं कि यार तो एम्प्लॉय है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जैसा समझते हैं, कोई बात नहीं कि मेरी रैंक ज़्यादा है, मेरी अथॉरिटी ज़्यादा है, मेरी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन नीचे वाला जो है
वो भी तो काम करने आया है, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, तो उसकी इज्जत करता है वो। तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा और मोटिवेटेड रहेगा। आप उसकी इंसल्ट करोगे तो काम अच्छे से नहीं करेगा। जॉब इनरिचमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी, चैलेंजिंग जॉब देना। जॉब ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि आपकी आजादी है, आप जैसा चाहे वैसा काम कर लो, और चैलेंजिंग जॉब दिया जाएगा। बार बार एक ही जॉब करते करते ना आप बोर हो जाते हो, तो समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग काम आपको दिया जाएगा, तो आप मोटिवेट हो जाओगे अच्छे से काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट और जॉब ऑटोनॉमी। ठीक है, तो पहला जो मोटिवेशन था उसके अंदर आपने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर आपने फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ा, फिर आपने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ा। दूसरा है लीडरशिप। अब लीडर क्या है? लीडर अपने ग्रुप के सारे लोगों को जोड़कर, इन्फ्लुएंस कर कर सबको एक दिशा में लेके जाता है, उसको बोलते हैं लीडर। लीडरशिप रेफर्स टू the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of the group objective. He take care of his follower. लीडर के अंडर जो लोग काम करते हैं उनको फॉलोअर बोला जाता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि केस स्टडी में पहचानने को आ सकता है कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। लीडर के अलग अलग स्टाइल्स है, तो यहाँ पे 3 स्टाइल में से 90% चांस मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टाइल आपको पूछ लिया जाए। तो लीडरशिप में सबसे जो पहला है वो है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव या बॉस सेंटर लीडरशिप। ये लीडरशिप का वो स्टाइल है जहां जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को काम बता देता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, और इस सिचुएशन में दे आर लेस एजुकेटेड, तो इनसे कहता है भाई तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, तुमको जो काम बोला है तुम चुपचाप करके दो, नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगेगी, कोई क्वेश्चन मत पूछना, जो काम दिया है करके दो। दिस इज कॉल्ड बॉस सेंटर्ड और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्साइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। ही सेंट्रलाइज पावर, सारा पावर अपने हाथ में रखता है क्लास, और नीचे लेवल पे पावर नहीं देता है ना। ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट, ही सारा डिसीजन खुद लेता है अपने सबॉर्डिनेट से, कोई भी क्लास डिसीजन नहीं लेता। क्यों इतनी बातें बता रहा हूँ? कल को एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा पहचानो ये कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तो ऑथोरिटेटिव में ये बॉस है, सारा काम इनको करने के लिए देता है, इनसे कोई सलाह नहीं लेता, इनको कोई पावर देता नहीं, सिर्फ काम देता है, ओवर बर्डन रखता है और इनसे काम पूरा कराता है। ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो इनको दिमाग लगाना भी अलाउ नहीं होता। He does not delegate power, पावर नीचे लेवल पे नहीं देता। The leader gives order and expect, ऑर्डर देता है और चाहता है कि ये लोग क्लास अनक्वेश्चनली, बिना कोई सवाल किए क्लास आप काम पूरा करके दो। काम सही किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम सही नहीं किया तो पेनाल्टी भी लगाता है। इसका कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है क्लास? क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है क्योंकि आपके ही पास डिसीजन मेकिंग है। कई बार पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है जब आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, और मोटिवेशन मिलता है स्ट्रॉन्ग, किसको? लीडर को मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वो काम करा रहा है सबसे। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रस्ट्रेशन एंड हाउ लो मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट है, जो फॉलोअर्स है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनिशिएटिव लेवल डाउन हो जाता है सबॉर्डिनेट का, क्योंकि उनको सोचने समझने की आज़ादी नहीं है। तुमको जो काम दिया अपनी बुद्धि मत चलाओ, काम पूरा करके दो। क्रिएटिविटी पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज नहीं होता, सबॉर्डिनेट का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, और इट्स सुइटेबल व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड। तो ये तभी लगा सकते हो जो सबॉर्डिनेट अनएजुकेटेड है, अनस्किल है, तो ही आप इस लीडरशिप के स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो। पढ़ा लिखा बंदा क्लास वो ऐसे काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में। इसका एग्जाम्पल था अडोल्फ हिटलर। दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, जहां पे जो लीडर है ना सबसे मिलजुल के काम करता है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। ये जो लीडर है ना सबसे पूछता है, उनकी सलाह लेता है, उनके सजेशंस लेता है, तब जाके कोई काम करवाता है। इन सबको पावर भी देता है वो और काम भी देता है। दिस इज कॉल्ड सपोर्टिव लीडर। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन and participation of employee. He delegate and decentralize the authority. Leader follow the opinion of majority. जो ज़्यादातर लोग बोलेंगे लीडर उनकी बात सुनेगा। He provide freedom of thinking. He listen the suggestion and grievances. उनके सजेशंस को, उनकी शिकायतों को सुनता है और उस पर काम करता है। तो ये मुझे पर्सनली सबसे अच्छा स्टाइल लगता है लीडरशिप का। नाम से ही देखो कितना अच्छा था, डेमोक्रेटिक। यहाँ पे सबके सजेशन से ही काम होता है। अगला एडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बेहतर होती है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, लोग छोड़ के नहीं जाते। सबसे अच्छी बात है कि मिलजुल के रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते। घाटा क्या है कि सबसे मिलजुल के डिसीजन लोगे तो डिसीजन में देरी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबके ऊपर आ जाती है क्योंकि पावर भी दिया जाता है। तो दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल व्हेन गोल ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन।
नारायण मूर्ति इन्फोसिस के क्लास मालिक कह लो आप, तो वो इसी को फॉलो करते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट रहेगा तो एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा, और एम्प्लॉय काम अच्छे से करेगा तो कंपनी ग्रो भी अच्छे से करेगी। तीसरा फ्री रेन या लेजर्स फेयर लीडरशिप, जहां पे ध्यान सुनना, लीडर इनको सारा पावर दे देता है, सारा पावर तुम ले लो, जब तक इमरजेंसी ना हो मेरे को घसीटो मत, अपना सारा काम अपने आप से करो, पावर भी तुमको दिया काम करने के लिए, जैसे काम करना हो करो। दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सारा पावर नीचे लेवल पे दे दिया, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ, वो खुद डिसीजन लें, और लीडर पावर को अवॉइड करता है, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट, वो सिर्फ क्लास बिहेव करता है एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीड बाय द सबऑर्डिनेट। तो जो इनको रिसोर्स चाहिए वो इनको प्रोवाइड करा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो, अथॉरिटी भी ले लो, काम अपने आप से करो, मेरे को मत पूछो आके, मैं आराम से सोऊंगा। इसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप में फ्री रेन लीडरशिप। घाटा क्या है, फायदा क्या है? फायदा क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छे से एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं, सारा पावर उनको मिलता है, और उनका डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सारा काम आप कर रहे हो ना तो आप डेवलप भी हो जाओगे, सीख जाओगे काम को। और क्लास यहाँ पे गाइडेंस सपोर्ट लीडर का मिसिंग रहता है, लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग रहता है, और कई बार ऐसा होता है सारा पावर तुमको मिल गया और एम्प्लॉय, ये जो फॉलोअर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कई बार गोल कंपनी का अचीव नहीं हो पाता, इस सिचुएशन में भी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, ऐसा बनाना पड़ सकता है, एग्जाम आएगा तो ये वाला बनाना आप ऐसे, ऑटोक्रेटिक ABC, इनको सारा का सारा काम दे देता है। डेमोक्रेटिक सबसे मिलके क्लास यहाँ पे काम होता है। और फ्री रेन में क्या होता है, लीडर अलग है, ए है लीडर, लीडर अलग है, और बाकी लोग आपस में मिलजुल काम कर रहे हैं, इनको पावर दे रखा है, ठीक है। दीज 3 आर द स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो ए है, हर जगह ए का मतलब है लीडर, और बाकी BCDE जो भी है वो फॉलोअर्स हैं, यानी लीडर के फॉलोअर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लीडरशिप में ना एक चीज और है जो 12th के पार्ट नहीं है सिलेबस में, लेकिन CUET का पार्ट है, वह है लीडर की क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। 12th का पार्ट नहीं है, तो CUET जब कराऊंगा तब मैं करा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो CUET का कोर्स भी SPCC ऐप पे है, जो मेरा लाइव कोर्स है, आप वो इनरोल कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न के अंदर ही चल रहा है क्लास लाइव। कम्युनिकेशन प्रोसेस, अच्छा सुनो, अब यहाँ पे मैंने इसको NCERT का क्यों लिया गया है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन होता क्या है, किसको कहते हैं कम्युनिकेशन, मुझे बताओ। कम्युनिकेशन होता क्या है, मेरे पास मेरे मन में एक आइडिया है और मैं इस आइडिया को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं कम्युनिकेशन करूंगा, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस जहां से क्लास सेंडर, सेंडर कौन है, जिसके मन में आइडिया है उसको बोलते हैं सेंडर। रिसीवर कौन है, जिसके साथ वो उस आइडिया को शेयर करना चाहता है, जिसको वो बात सुनाना चाहता है, उसको बोलते हैं रिसीवर। तो जो सेंडर है ना, उसके मन में कोई आइडिया है जिसको बोलते हैं मैसेज, और उस मैसेज को वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। और कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कहां पे होगा, जहां जो रिसीवर है ना वो बोल देगा हाँ सर मैं समझ गया। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बोलोगे हाँ सर मैं समझ गया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। मैं बोलूंगा, आपके पापा आपको बोलते हैं बेटा आपको ये चीज लेके आना है मार्केट से, आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। तो कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन को, अपने मैसेज को हम किसके साथ शेयर करते हैं। इसमें 2 पार्टी होती है, सेंडर और रिसीवर। भेजने वाला बंदा सेंडर, सुनने वाला बंदा रिसीवर। आगे बात समझ में। और कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहाँ एंड होता है, जब रिसीवर फीडबैक देता है हाँ हम समझ गए। आई क्लास मेरी बात समझ। और कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, बात करते करते जैसे मैं कर रहा हूँ, रिटर्न भी हो सकता है लिख के कि तुम्हें ये चीज करना है, और गेस्चर के साथ भी हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ भी हो सकता है। आपको प्यास लगता है, कहते हो तो समझ जाता ना भाई पानी लेके आ जा। दिस इज कॉल्ड गेस्चर रिकॉर्डिंग, जहां पे क्लास अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बिना लिखे, बिना बोले आप क्लास किसी से कुछ बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड गेस्चर। तो अब इन तीनों तरीकों से, बॉडी लैंग्वेज से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब ये प्रोसेस आपको एज इट इज याद करना है, और NCERT का इसे लिखवा है क्योंकि CUET स्पेशली कहता है CUET स्पेशली यही कहता है कि NCERT का सिलेबस लागू होगा, तो मैं 12th में पढ़ा दूं अच्छे से, ताकि आपको फिर बाद में अलग से ना पढ़ना पड़े। सबसे पहले सेंडर, वो पर्सन जिसके मन में आइडिया आया, जो आइडिया उसके पास है, दैट इज कॉल्ड मैसेज। उस मैसेज को सबसे पहले वो इनकोड करेगा, क्या करेगा, इनकोड, मतलब उस मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उसे कोई और ना समझ पाए। और फिर क्लास मीडिया सेलेक्ट करेगा, वो कैसे भेजना है, चिट्ठी लिखनी है, मैसेज टाइप करना है, ईमेल करना है, क्या करना है। फिर मैसेज को डिकोड किया जाएगा, यानी मैसेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि रिसीवर समझ जाए उसको। तो रिसीवर उसे समझेगा, तब जाके फिर रिसीवर फीडबैक देगा, और फीडबैक देने के बाद
क्लास वो सेंडर को जब फीडबैक देगा कि हाँ मैं समझ गया आपने क्या लिख के मुझे भेजा, दिस प्रोसेस कंप्लीट, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन मीडिया में ना क्लास होता क्या है, मीडिया से पहले एक नॉइज आता है। कॉल पे बात कर रहे हो, शोर शराबा आ गया, नेटवर्क अच्छा नहीं है, कोई हॉर्न बज रहा है, तो आपका मैसेज जिसके पास पहुंचना है वो सही से शायद नहीं पहुंच पा रहा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो वो नॉइज है। नॉइज मतलब डिस्टरबेंसेस, कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस जिससे आपका मैसेज तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, सही से नहीं पहुंच पा रहा, दिस इज कॉल्ड नॉइज, उसको बोलते हैं नॉइज। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, यहाँ पे इनकोडिंग, वहाँ पे डिकोडिंग, फिर या फीडबैक, और बीच में क्या होगा, नॉइज। ये है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे राजा महाराजा पहले ना वो चिट्ठियां भिजवाया करते थे, खदान कहाँ है, खजाना कहाँ है ना, तो वो उसका एड्रेस वगैरह ना वो थोड़ा सा एक पहेली में घुमा फिरा के लिख के भेजते थे। दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग, दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग, यानी आपका मैसेज, आपकी बात को ऐसे एक अलग से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया, एक अलग मुहावरे में या किसी भी तरीके से, ताकि उसे और कोई ना पढ़ पाए, और फिर बाद में जिसको ये देना है वो मुहावरे का मतलब उसको समझा दिया। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। मैसेज को ऐसी भाषा में कन्वर्ट करना ताकि कोई समझ ना पाए, फिर उसे रियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि लोग समझ जाएं उसको। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करो, ऑफिशियल बात कर रहे हो, सेल्स कितनी हुई है, परचेजिंग का कॉस्ट क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें क्लास फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड या अटैच टू ईच अदर। जैसे आइडिया, मैसेज रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, लाइक टास्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अथॉरिटी क्या है, टारगेट कितना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, और आमतौर पे रिटन फॉर्मेट में होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा स्केलर चेन को फॉलो करता है, लाइन बाय लाइन जाएगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दोस्ती, गॉसिप, हंसी मजाक, मस्ती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच। कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हंसी मजाक कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, गॉसिप हो रहा है ना, अदर देन ऑफिशियल मैटर पे बात चल रही है, जिससे एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन मिलता है। होता ना कि अब पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा आपस में बातचीत कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, चिढ़ा देते हैं किसी को किसी की इंसल्ट कर देते हैं थोड़ा, है ना, या ये सब चीज करने से एक अच्छा लगता है मन को ना, एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन सॉरी। और इनफॉर्मल में ना मैसेज जिगजैग मैनर में जाता है, यहाँ पे मैसेज स्केलर चेन के थ्रू जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन इनफॉर्मल में मैसेज जिगजैग मैनर में जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, कोई किसी को कुछ भी बता रहा है, र्यूमर्स फैल रहे हैं इसके अंदर, है ना, काम नहीं हो रहा, दिस कॉल्ड क्लास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसका जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क यहाँ एमसीक्यू में आ जाता है कई बार, नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। अंगूर का गुच्छा आपने देखा होना, कहीं से कोई भी अंगूर निकलता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को बोलते हैं ग्रेप वाइन। Informal system of communication generally referred as to grapevine because it's spread throughout the organization with its branches going out all direction, utter disregard to the level of authority। ठीक है, सॉरी, disregard to level of authority। मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं है कौन बॉस है कौन कुछ है, मस्ती कर रहे हैं, इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं इन नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स में, तो सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप जो है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ध्यान समझना, जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आए तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाए इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। शिकायतें, ग्रीवियंसेस, वो नीचे से ऊपर जाता है, ऑर्डर, पॉलिसी, रूल्स, वो ऊपर से नीचे आता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, तीनों के पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, पंजाब का सीएम, दिल्ली का सीएम, यूपी का सीएम, सब आपस में बात कर रहे हैं, तीनों ही सीएम है, सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ध्यान रखना। अगला है डायगोनल कम्युनिकेशन, जहां पे जो सेल्स पर्सन है वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, यानी एक नीचे लेवल का बंदा जब किसी अपर लेवल के बंदे से बात करता है दूसरे डिपार्टमेंट के, उसको बोलते हैं डायगोनल। कई बार बोलते हैं सर ये तो ऊपर ही हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, नहीं, अगर ये इससे बात करेगा तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के हेड से अगर बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्लास डायगोनल कम्युनिकेशन।
अगर मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला मीनिंग की बात करें, यहाँ पे दोनों लोग ऑफिशियली अटैच होते हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये दोनों लोग ऑफिशियली अटैच नहीं होते। नेक्स्ट है नेचर, ये रिजिड है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना मैसेज को आप चेंज नहीं कर सकते, वेरी रिजिड, मैसेज आर फिक्स, आप उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो रिटन फॉर्मेट में होता है आमतौर पे। लेकिन इनफॉर्मल में मैसेज फ्लेक्सिबल होता है, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है क्योंकि वो ओरल फॉर्मेट में होता है। फॉर्म ये ओरल और रिटन दोनों में हो सकता है, बट आमतौर पे रिटन प्रेफर किया जाता है ना, लेकिन ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, सॉरी ये आमतौर पे ओरल ही होता है। स्केलर चेन फॉलो होता है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी को क्लास भेज सकता है। इट सर्व नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी की नीड पूरी करता है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है ना उनकी नीड पूरी होती है। भाई इंडिविजुअल को सुबह से लेकर शाम तक काम ही कराते रहोगे क्या? थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक गपशप कराना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम करे। अगर मैं आपको बोलूँ सुबह से शाम तक पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे, आप पागल हो जाओगे। लेकिन अगर बीच में आपको ब्रेक मिल रहा है, आप ब्रेक में मस्ती कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, अपने अदर कोई काम कर रहे हो, रील देख रहे हो, तो शायद उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो और अच्छे से पढ़ने बैठोगे। ठीक है, पर्पस, इसका पर्पस है गोल को अचीव करना, और इसका पर्पस है रिलीफ और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना एम्प्लॉयज को। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कि भाई जिम्मेदारी किसकी है उसको सेट करना। फॉर्मल में आसान है, लेकिन इनफॉर्मल में इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन। बातें कहाँ से निकली हैं, र्यूमर कहाँ से निकली है, कुछ नहीं पता इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में मैसेज सारा रिटन फॉर्मेट में रहता है, तो लाइन बाय लाइन आता है, तो पता रहता है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, किसने अनाउंस की है। हमारा लास्ट टॉपिक है बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने लीडरशिप पढ़ लिया, हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया। बैरियर कहते किसको? रुकावट। ये मैसेज को जिस सेंस में बोल रहा है इसने उसको उस सेंस में नहीं समझा। आप कहते ना, अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था, इसका मतलब बैरियर आ गया। मैंने जो तुम्हें बोला तुमने कुछ और समझ लिया उसको। सो दिस इज कॉल्ड बैरियर। और इस बैरियर को खत्म कैसे करेंगे और बैरियर कौन से टाइप के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स ध्यान समझना। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो, अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ये मैसेज या तो सुने ही ना, या सुने तो इसके अकॉर्डिंग ना सुने, जो ये बोलना चाह रहा था इसने कुछ और समझ लिया, ये सब बैरियर है। ठीक है, दैट वन सेंड टू अनदर टू कन्वे हिज आइडिया और थॉट्स और अदर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये जो भी मैसेज भेज रहा है इसने उसको उस वे में नहीं समझा, किसी गलत वे में अगर ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर चार तरीके के होते हैं: सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर, जब आपका मैसेज कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे वे में समझ लेता है उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। दूसरे वे में क्यों समझता है क्लास? क्योंकि दूसरे इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग है, मेरी सोच मेरी समझ अलग है, दूसरे इंसान की समझ सोच अलग है, जिसकी वजह से रुकावट आती है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। कई बार सेम वर्ड सेम सेंटेंस इसके मीनिंग अलग निकल आते हैं, तो यू हैव टू एक्स्ट्रा क्लैरिफाई, कुछ और आपको बता के क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। मेन कॉज ऑफ सिमेंटिक बैरियर या प्रॉब्लम कैन बी बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सम टाइम आपने वोकैबुलरी सही से यूज नहीं करी, जिसकी वजह से मैनेजर ने गलत वर्ड यूज किया, जो प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए था वो नहीं करा। कई बार कहते हो ना दोस्त से, अरे भाई तो यार सीधा सीधा ये बोलना, तो ये बोलना चाह रहा है, तो वो जो बैरियर है उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। आपने मैसेज को सही से बताया ही नहीं तो सुनने वाला तो गलती करेगा ही। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, प्राइज प्राइज, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो कई बार क्या होता है, सेम जो वर्ड होता है ना उसको बोलने में सेम लगता है, लेकिन क्लास उसका मीनिंग जो है वो बहुत अलग होता है। राइट राइट है ना, राइट राइट है ना, वो सब। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि इंसान मैसेज को नहीं समझ पाता और बैरियर आ जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार अलग अलग कंट्री में आप जाते हो, ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट सही से नहीं किया। अब मोदी जी पंजाब चले गए, फिर मोदी जी हैदराबाद चले गए, फिर मोदी जी बिहार चले गए, उड़ीसा चले गए मोदी जी आंध्रा चले गए, तेलंगाना चले गए। अब वहाँ पे मोदी जी के साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करके, मोदी जी हिंदी में बोलते हैं तो वो ट्रांसलेट करके बताता है। अब ट्रांसलेटर ने गलत बता दिया तो क्या होगा, मोदी जी को तो पता भी नहीं चलेगा। ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट गलत कर दिया, लोगों ने गलत सुन लिया और बैरियर आ गया कम्युनिकेशन में। अगला है क्लास नेक्स्ट, टेक्निकल जार्गन।
कई बार आप टेक्निकल वर्ड यूज कर देते हो। अब टेक्निकल वर्ड यूज करोगे तो इंसान समझ नहीं पाएगा। डॉक्टर कई बार टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, जो ऐप बना रहे होते हैं, वो टेक्निकल वर्ड यूज कर देते हैं, भैया इंसान को समझ ही नहीं आता वो। तो आप सीधे सीधा बात करो, भैया टेक्निकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, सीधा प्रॉफिट बोलो, सब समझ जाएगा। आप बोलोगे EBIT, आप बोलो कमोडिटी, यूटिलिटी, तो भैया उसे कॉमर्स वाले बच्चे समझ जाएंगे, बाकी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो टेक्निकल वर्ड मत यूज करो, टेक्निकल जार्गन बोलते हैं इसको। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, आप जो भी बोल रहे हो ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए। मैं बोलूंगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगेगा हाँ सर थोड़ा सीरियस स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, तो लगेगा हाँ बड़ा है। मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा है, सोचो कैसा लगेगा। अगर मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत छोटी सी चीज है, तो अजीब सा लग रहा कि यार मेरा एक्सप्रेशन कुछ है और मैं बोल कुछ रहा हूँ, है ना। तो आपका जो गेस्चर है वो बॉडी लैंग्वेज से मैच खाना चाहिए। अनक्लैरिफाइड जम्पशन, कुछ ऐसा होता है ना, कई बार बुद्धि ज्यादा लगाते हैं वर्कर, पहले ही दिमाग में सोच लिया अच्छा ये होने वाला है, तो भैया फिर तुम्हें कुछ ना सुनाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा फिर तुमको। तो अनक्लैरिफाई, बिना मतलब कोई अजम्पशन मत लो, अदरवाइज कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, आपकी दिमागी अवस्था। साइकोलॉजिकल बैरियर, आपकी दिमागी अवस्था क्या है ना। कई बार आप बहुत ज्यादा दुख हो, परेशान हो, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एंगर है, गुस्सा है, तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ज्यादा खुशी होती है तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुमने देखा है जब कोई खिलाड़ी कैच कर लेता है फिर कैसे भागता है पागलों की तरह, उस टाइम कोई उसे गाली भी देगा, उसे कान में कुछ घुसेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड अ बैरियर, आपकी दिमागी अवस्था। या डरे हुए हो, आपने मूवी देखी होगी, हीरो हीरोइन अचानक से निकल जाते हैं अपने ग्रुप के साथ पार्टी करने के लिए जंगल के अंदर, कि जंगल के अंदर चलेंगे, वहां से निकलेंगे, पार्टी करेंगे, रिजॉर्ट पे जाएंगे, अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, जंगल के बीचों बीच गाड़ी खराब होती है, गाड़ी सही नहीं होती, फिर वो चले जाते हैं, एक उनको रिजॉर्ट दिखता है, उनको जंगल में कोई दिख जाता है हीरोइन को, हीरोइन भागे भागे चिल्ला के आती है, हीरो कहता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, कहाँ का, तो हीरोइन कहती है वहाँ वहाँ वहाँ, अरे सीधे सीधे बोलना, वहाँ तूने कोई भूत देख लिया, कोई बाबा देख लिया, कोई साधु देख लिया, फिर वहाँ पे तूने कोई गार्ड देख लिया, नहीं वो कुछ नहीं बोलेगी, बस चिल्लाती रहेगी, क्यों, क्योंकि वो डरी हुई है। और डरा हुआ इंसान कभी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उसी तरह से गुस्सा आता है, उसको तुम बोलोगे ना वो गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ है, तो भैया उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, तुम रोको उसे नहीं सुनाई देगा कुछ भी। तो दीज आर कॉल्ड क्लास साइकोलॉजिकल बैरियर। तो सबसे पहला प्री मैच्योर इवोल्यूशन, यानी कि आप पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच गए बिना मैसेज को पूरा सुने। तुम पहले पूरी बात सुनो तब निर्णय लो, पहले ही अच्छा अच्छा समझिए क्या बोलेगा, नहीं ऐसा मत करो। क्लास में जब आपके पास पियोन आता है साइन कराने के लिए, तो जरूरी नहीं कि छुट्टी का सिग्नेचर ही कराने आया हो टीचर से, वो कुछ और भी हो सकता है। तो पहले से आप क्लास कंक्लूजन मत लो। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से आपने मैसेज को सुना ही नहीं, अब सुनोगे नहीं तो गलती तो होगी ही होगी। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कंपनी में खुद ही दिक्कत है, कंपनी में खुद ही प्रॉब्लम है, कंपनी की पॉलिसी ही गलत है, बात नहीं कर सकता हम किसी से। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी है ना वो सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी से बात कर सको। कंपनी की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि आप सीधे मालिक के पास जाके बात करो, अपने बॉस के पास सीधे जाके बात करो, वो कहता नहीं अपॉइंटमेंट लो, पहले 24 घंटे का वेट करो, ईमेल करो, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्या है भाई पॉलिसी, गूगल की पॉलिसी ऐसी, आप किसी कस्टमर केयर से सीधे सीधा बात नहीं कर सकते। पर आप FAQ देखो, उनके में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है वो क्वेश्चंस, वो देखो, उसको पढ़ के समझो, सीधा सीधा कॉल उठा के बात नहीं कर सकते आप। तो उनकी पॉलिसी है, बैरियर आता है। रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कंपनी के, रिजिड रूल है, आप उसको क्लास फॉलो नहीं करते और करना मुश्किल हो जाता है, डिले इन एक्शन, एक्शन में डिले होता है। स्टेटस डिफरेंस, ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे से बात ही नहीं करता, वो सोचता है मेरा स्टेटस इतना ऊपर, मैं इससे बात करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। मैसेज 4-5 लोगों के थ्रू जा रहा है, तो मैसेज अपनी ओरिजिनलिटी खो दे रहा है। आपने गेम बचपन में जरूर, कोई नाम बताना किसी को पता हो तो, खेला होगा, जहाँ पे 10 लोग लाइन बाय लाइन बैठ जाते हैं, एक एक के कान में कुछ कहता है, दूसरा एक के कान में कुछ कहता है, तीसरा उसी मैसेज को कहता है, और लास्ट तक चलते चलते जो पहला मैसेज है वो कुछ और रहता है और आखिरी वाले को कुछ और पता होता है। जैसे आपने ये चीज़ देखा होगा स्कूल में कि भाई ओ इसकी उससे लड़ाई हो गई, इसने इसे बहुत मारा, तो दूसरा इंसान, तीसरे इंसान बताता है भाई उसको बहुत मारा, खून निकाल दिया, उसकी उल्टी करा दी। चौथा इंसान कहता है भैया उसको तो मार ही डाला, मर गया। तो मैसेज फिल्टर हो गया, किसी ने कुछ बोला और घुमा फिरा के जब 4 मुंह से निकलती है बातें, तो वो बातें ही बदल जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला पर्सनल बैरियर, भैया आपकी खुद की भी कमी हो सकती है, खुद की भी कमी होती है, ठीक है। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं रहेगा ना तो तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आएगी। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगला लैक ऑफ इंसेंटिव, आप सजेशन मांग रहे हो किसी से, रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो उसको।
आप कह रहे हो अभी सजेशन दो इस काम को कैसे करें, और बदले में कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे, तो अगला बंदा सजेशन देगा ही क्यों आपसे, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा उसमें। फियर ऑफ अथॉरिटी, समटाइम्स सुपीरियर कंसील, सुपीरियर इन्फॉर्मेशन को छुपा लेता है ताकि उसको डर लगता है कि मेरी अथॉरिटी कहीं सबॉर्डिनेट के सामने कम ना हो जाए। तो कई बार टीचर भी अपनी गलतियां बच्चों के सामने नहीं बताता, उसको लगता है बच्चे की मेरी इज्जत करना ना छोड़ दे, तो वो उसको बोलते हैं फियर ऑफ अथॉरिटी। अब उस चीज को कैसे ठीक करेंगे, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अब हमारा देखो, मैं आपको जो मैसेज, जो चीज जिस वे में कह रहा हूं, आपने उस मैसेज को उसी वे में अगर लिया है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। कुछ और समझ लिया या सुना ही नहीं या कोई बैरियर आ गया तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो इंप्रूव कैसे करेंगे कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में भी आप पूरा कम्युनिकेशन का ना एक एक किताब ही मिलेगी कम्युनिकेशन की, एक सिलेबस में एक चैप्टर, एक पूरा सब्जेक्ट ही कम्युनिकेशन का होगा आगे चल के। तो ये आप ध्यान रखना, एमबीए वगैरह में भी काम आएगा। तो कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करें, तो सबसे पहले क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो पहले क्लैरिफाई कर लो, सीधा मुंह उठा के मत बोलो, पहले सोच लो, समझ लो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, लोग उसका क्या सेंस निकालेंगे। ठीक है, नेता वगैरह जो बेसिकली लेक्चर देते हैं ना, तो वो पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। फिर कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। ये तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जब मोदी जी कहीं भाषण देने जाते हैं तो पंजाब में जाते हैं, तो पंजाब का पूरा वेशभूषा बदल लेते हैं ना, पगड़ी वगड़ी बांध लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सिक्किम में जाते हैं तो उनके हिसाब से उनकी भाषा में बात करते हैं और उनकी जो नीड है उस हिसाब से बात करते हैं। तभी तो वो कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, हाँ यार ये हमारी बात कर रहा है, हम जैसा है। एग्जाम टाइम पे अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि यार आपको कैसे पास होना है, टिप्स क्या है, तो वीडियो बहुत लोग देखेंगे, भले ही पढ़ाई ना करें, पर हाँ एग्जामिनेशन के 5 टिप कौन कौन से हैं, एग्जामिनेशन से पहले क्या करें क्या ना करें, इसकी वीडियो देखेंगे वो, क्योंकि पता है एग्जाम टाइम पे ये चीज़ चलेगी, बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा तो आप देखोगे कम्युनिकेशन होगा हमारे बीच, अदरवाइज नहीं होगा। मैं वहाँ पे बताऊँ आपको, वहाँ पे कुछ और वीडियो बना लूँगा डिटेल वीडियोस, तो लोग नहीं देखेंगे, है ना। तो जो नीड है, जो रिसीवर को चाहिए, उस हिसाब से बात करो, कंसल्ट कर लो दूसरे लोगों से, है ना। और लोगों से बता लो यार आज मैं ये बात करने वाला हूँ, ऑडियंस के बीच में ये सब चीज़ बोलने वाला हूँ, तो शायद कुछ गलत होगा तो दूसरे लोग बोल देंगे भाई ये मत बोलना, इसका गलत मतलब निकल सकता है, लोग ये तो नहीं समझेंगे कहीं पे। तो कंसल्ट करो, जो भी लोग हैं, एडवाइस यही किया था, दूसरों से कंसल्ट कर लो, फिर कम्युनिकेट करो। प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, कंटेंट सही होना चाहिए। कोई चीज़ गंभीर है तो उसको इस तरीके से बात करो, कोई चीज़ हंसी मजाक है उसको उस तरीके से, सब सब टोन अलग अलग होता है ना हर हर एक बात का। तो प्रॉपर टोन आप यूज़ करो, प्रॉपर मैसेज आप यूज़ करो। कोई सीरियस मुद्दा है तो आप उस हिसाब से बोलो उसको। प्रॉपर फीडबैक, समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया, तुम समझ गए ना कल सुबह 10 बजे आना है, तुम समझ आ गए ना, तुम समझ गए ना 15 तारीख को सुबह 10 बजे आना है, तुम समझ गए ना इस चीज को कि यहाँ तक पहुंचना है। अच्छे से बोल दो ना 2-4 चीजें, वो बोलेगा हाँ सर समझ गया, हाँ पक्का समझ गया, डन, ओके। तो फीडबैक जरूर लो, ताकि ऐसा ना हो ना कि वो कुछ और समझ रहा हो, तो फीडबैक ले लो कि हाँ समझ आ गया भी, हाँ आ गया। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या होगा और फ्यूचर का इंपैक्ट क्या होगा, दोनों बता दो, ताकि क्लास से कोई मिसगाइड ना हो, आपके कोई बैरियर क्रिएट ना हो। बी अ गुड लिसनर, सबसे पहली बात तो गुड लिसनर होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए बात को ना, आप सबसे पहले पेशेंटली दूसरे की बात को सुनो, पहले के पहले पूरा सुनो अच्छे से। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी कि आपको सुनना चाहिए पहले और फिर उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है। वो बंदा कह रहा है, तुम सोच रहे हो मैं इसको क्या बोलूंगा, नहीं भाई पहले पूरा सुन लो, उसके बाद सोचना उसको क्या बोलना है। अगला ओपन माइंड, द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब क्या है कि नए नए चैलेंजेस को, नए नए आइडियाज को आप एक्सेप्ट करने लायक हो। ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही। ओपन माइंड मतलब क्या है, अच्छा क्या कह रहे हो, बोला अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ट्राई करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। तो ओपन माइंड मतलब क्या, जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं उनको आप एक्सेप्ट कर सको, कोई दूसरा बंदा राय दे रहा है तो वो सुन सको। माइंड बंद नहीं करना है, दूसरों के सजेशंस को लेना है, सुनना है आपने, दिस इज कॉल्ड ओपन माइंड। ओके, डन हो गया यहाँ तक। ये सारे के सारे क्लास क्या है, इंप्रूव कम्युनिकेशन, कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कैसे आएगी। तो बस यहाँ पे था क्लास, यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, अच्छे से रिवाइज हो गया। तो आज मैंने 1 घंटे के अंदर डायरेक्टिंग चैप्टर को पूरा का पूरा करा दिया। आई होप क्लास आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, स्टडी कर लोगे। कोई डाउट कहीं आएगा तो मुझे बता देना। बाकी मैं बिजनेस स्टडीज़ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1-2 दिन में लेके आऊँगा, कि बिजनेस ये भी कल ले आऊँगा मैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बीएसटी के। ठीक है, तब तक यहाँ पढ़ के समझ के अच्छे से इसको याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। मुझे बताना जरूर कैसा लगा आपको चैप्टर ये।